आपकी एजेंसी है जिसका नाम है संज्ञाम। तो इसका आप बिजनेस कैसे करते हैं या इसको बिजनेस मॉडल के रूप में आप कैसे प्रस्तुत करते हैं? आत्मविश्वास की आप बात करें, मुझे लगता है कि लगातार अभ्यास, पहले जो कैंपस प्लेसमेंट तो हो गए थे, इससे इस बात की संतुष्टि थी कि भाई नौकरी लग गई है, हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे और कहीं तो हमारे को तनख्वाह मिल जाएगी और हम चले जाएंगे, यही कर लेंगे, देख लेंगे, कुछ सीख लेंगे, कुछ तो करेंगे। और वो जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि इंजीनियर तो बन गए, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। एक बार मेरे शिक्षक से मैंने पूछा कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कैसे होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा व्यक्तित्व जानना चाहते हो। मैंने बोला कि किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को कैसे जाना जा सकता है। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं तो उसकी 5 बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली बात होती है कि उसका संवाद कौशल कैसा है, और संवाद कौशल में वो गरीब तबके से कैसे बात करता है, वो मध्यम वर्ग के लोगों से कैसे बात करता है और वो ऊंचे तबके के लोगों के साथ कैसे बातचीत करता है, उसका बर्ताव कैसा है। तो पहला गुण होता है संवाद कौशल का गुण। दूसरा जो गुण होता है वो होता है उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा विनम्रता से पेश आता है। तो मतलब विनम्रता बहुत ही मायने रखती है। और तीसरा जो गुण होता है वह आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व होना चाहिए। मतलब आत्मविश्वास उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है। और उसके बाद धैर्य और ज्ञान उसके साथ मिल जाए तो व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है। मतलब उसकी पर्सनालिटी डायनेमिक पर्सनालिटी बन जाती है। तो इस जब शिक्षक ने मुझसे कहा ये बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई और वो एक लंबे समय तक मेरे दिमाग में रही कि मुझे ऐसा व्यक्तित्व अपना बताते चलना है। तो फिर जब मैं इस सफर में निकला तो कई ऐसे लोग मुझे रास्ते पर मिलते गए जो मुझसे बहुत ही ज्यादा बेहतर थे और बहुत ही ज्यादा उस फील्ड में कामयाब थे। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व से मुलाकात हुई मेरी 2019 में। एक कलम का एक प्रोग्राम संचालित हो रहा था जिसके कर्ता वो खुद है। और वो कलम का कार्यक्रम क्या होता है, उसमें कई साहित्यिक लोग साहित्य की चर्चा परिचर्चा करने के लिए आते हैं और उसका मन संचालन एक व्यक्ति कर रहा था। मैंने अपने भाई से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जो साहित्य के बारे में इतना सही जानकारी रखता है। मेरे भाई ने कहा इसका नाम गौरव शुक्ला है। जी हाँ, गौरव शुक्ला। मैंने कहा तो फिर ये कैसे इस प्रोग्राम को संचालित करते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम में कारपोरेट के लोग, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनको उनकी साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने के लिए वो कलम एक प्रोग्राम बनाया गया है और वो उसके करता है। मतलब वही उस प्रोग्राम को संचालित करते हैं। फिर धीरे धीरे उनके बारे में मुझे और पता चला कि वो संज्ञा नाम की एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी चलाते हैं। और फिर क्या था, मैं उनके पास उनको ढूंढते हुए पहुंच गया। तो आइए हम जिनसे मिलने जा रहे हैं और मुखातिब होने जा रहे हो वो व्यक्तित्व के ऐसे धनी हैं कि उनकी पूरी पर्सनालिटी को अगर आप जान जाएंगे तो आप जानेंगे कि वो एक सफल उद्यमी कैसे हैं। और उनका व्यवसाय भी फलता फूलता जा रहा है। वो राज्य सरकार के साथ काम करते हैं, वो कारपोरेट सेक्टर के साथ काम करते हैं और ना जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। तो आइए हम मिलते हैं गौरव शुक्ला जी से। सबसे पहले गौरव शुक्ला जी, नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन में इतनी लंबी और इतनी सारी बातचीत बताई है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उतने काबिल हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैया, हमने तो जब भी आपसे अभी मुलाकात हुई आपके व्यक्तित्व से मतलब रूबरू होने का जब भी मौका मिला, हमने आपसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। और चाहे वो आपकी विनम्रता हो, चाहे वो आत्मविश्वास से भरा वो जो व्यक्तित्व हो, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। भैया मैं ये जैसे कि यहाँ पर हम बिजनेस सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन हैं और सफल उद्यमी की हम चर्चा करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ लोगों के बीच गौरव शुक्ला कौन है? ये तो बहुत बहुत मतलब कठिन सवाल है। मैं प्रयास करूंगा। देखो, लोगों के बीच गौरव शुक्ला कौन है, इसके दो मायने हैं। एक, लोग क्या सोचते हैं कि गौरव शुक्ला कौन है। तो ये आंसर दे पाना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि वो लोग क्या सोचते हैं। अगर मेरे अपने स्व के आधार पर अगर मैं जो सोच पाता हूँ कि गौरव शुक्ला कौन है, जी। तो उसका आंसर इस तरीके से हो सकता है, जो मुझे लगता है कि
एक ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का या अपनी कुछ एक पहचान बनाने के लिए अपनी अभिरुचि के आधार पर कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसको थोड़ा बहुत एक लंबे समय गुजर जाने के बाद अगर उसको एनालाइज करके देखा जाए जी। तो कुछ सार्थकता भीतर में महसूस होनी चाहिए संतुष्ट होने के लिए कि यार ऐसा कुछ करने का प्रयास किया गया था और ये कुछ हो गया। बहुत कुछ प्री डिफाइंड, बहुत कुछ इतने सालों में ये होना, इतने साल में ये कर लेना, इतने साल में रिटायरमेंट हो जाना टाइप की बहुत इस तरीके की तो गणित दिमाग में नहीं है। तो गौरव शुक्ला एक ऐसा व्यक्ति है जो असंतुष्ट है अभी, हर बार कुछ नए की तरफ भागने की फितरत है। सीखना है लोगों से, जो आप खुद भी अपने लिए कह रहे थे, तो लोगों से मिलना है, बात करना पसंद है जिसे, जी। लोगों से मिलना पसंद है और नई चीज़ें जानने की जिज्ञासा उसके भीतर बहुत है। इस तरीके का कुछ एक व्यक्ति है जो खुद की तलाश में भटक रहा है। बहुत है गौरव सुंदर, इससे सुंदर और क्या हो सकता था भैया। बहुत ही सुंदर। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं गौरव भैया कि एक सफल उद्यमी के रूप में हम आपको देखते हैं और पब्लिक रिलेशन आपकी एजेंसी है जिसका नाम है संज्ञाम। तो इसका आप बिजनेस कैसे करते हैं या इसको बिजनेस मॉडल के रूप में आप कैसे प्रस्तुत करते हैं? तो संज्ञा पीआर, थैंक यू, आपने उसको सफल और सफल उद्यमी बोला है, बट क्या होता है उद्यम के क्षेत्र में हमेशा हम लोग सफर में रहते हैं। जी। सफल हो गए इस बात पर आने में मतलब थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि जर्नी है, कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मन मुताबिक नहीं हो पाते, तो सफर लगातार उसमें जारी रहता है। जी। संज्ञा के कॉन्टेक्स्ट में जो बातचीत है, संज्ञा एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी है जिसका काम है एक क्रिएटिव एजेंसी की तरह अपने क्लाइंट्स के लिए उनके अच्छे कंटेंट्स क्रिएट करना, यानी जिसकी स्टोरी टेलिंग की जा सके, कनेक्ट करना, लोगों से कनेक्ट करें और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो चैनल स्थापित करना। जी। तो क्रिएट, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट, ये तीन उसके पार्ट हैं, किसी भी पीआर एजेंसी के होते हैं, ये सिर्फ हमारा नहीं है, पीआर एजेंसी का है। जी। जैसा आपने बताया भी कि थोड़ा बहुत काम हमारा गवर्नमेंट के साथ में है, तो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उनके पीआर एक्टिविटीज़ पे हम थोड़ी मदद करते हैं, कॉरपोरेट्स के साथ में हम काम करते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि जनता से ज़्यादा संख्या में अपने क्लाइंट के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव स्टोरी के साथ हम उनसे जुड़े और बेहतर तरीके से वो जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है उसे कम्युनिकेट कर पाए। ये संज्ञा का एक काम का दायरा है। जी। गौरव शुक्ला जो है वो जैसे काम करने के प्रति जो उनकी ललक होती है, जब भी मैं उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि संवाद की जो निपुणता होती है या आत्मविश्वास से जो भरा कौशल होता है, ये लोगों में विकसित कम हो पाता है। कई लोगों बहुत ही इसको डेवलप करते हैं, आगे चल के डेवलप किया था, लेकिन गौरव शुक्ला को मैंने जब जब देखा तो उसको एक लोहे लोहे की तरह देखा और वो लोहा ऐसा है कि वो लगातार आत्मविश्वास से भरा रहता है। तो ये व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है? अब मुझे लग रहा है कि आप अपने सवालों में वो गौरव शुक्ला को केंद्रित करेंगे तो मैं कई बार कॉन्शियस ज़्यादा हो जाऊंगा, क्योंकि क्या होता है हर इंसान को अपने भीतर की कमियां पता होती हैं। जी। आप उदाहरण ले लीजिए, कोई खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, क्रिकेट में है और उसने मान लीजिए शतक मार दिया, जी। हो सकता है आउट होने के बाद उसको ये महसूस हो रहा हो पवेलियन वापस लौटते हुए कि यार यहाँ ना मैं 150 रन मार सकता था, मैं 110 में आउट हो गया, बिल्कुल। जबकि पूरी पब्लिक की उसको तालियां मिल रही हैं कि यार तुमने तो शतक मारा है, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन उसके मन में एक छोटी सी मतलब बात रह सकती है कि यार 40 रन और हो सकते थे मेरे, मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था। हाँ। मैं एक जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे आमतौर पर अपने ऊपर मैं ऐसा क्रिटिकल रह पाता हूँ, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि चाहे वो बात आत्मविश्वास की या किसकी कर रहे हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न आपका है मैं उधर आ जाता हूँ। अदरवाइज आपको लगेगा आप जानबूझ के मॉडेस्ट हो रहे हो और ऑन रिकॉर्ड कैमरे में हो रहे हो, तो ज़्यादा आप अपना विनम्रता ज़्यादा ओढ़ के दिखा रहे हैं, बट मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आत्मविश्वास जो चीज़ है वो आमतौर पर जिस भी चीज़ में आपको वो आत्मविश्वास देखना है या जी। वो उसके प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है। उदाहरण के तौर पर कोई कुम्हार अगर जो घड़ा बनाता है मिट्टी के, कोई मिट्टी का कोई बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उनके तैयार करते हैं, तो उन चीज़ों के पीछे जितनी बार वो करते हैं, असफल होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे उनको ना मिट्टी की परख, उसकी स्पीड की परख, मौसम कितना सुखाना है, कितना पकाना है, ये सब आइडिया होने लगता है।
तो जिन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप संवाद के कॉन्टेक्स्ट में मुझे कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल बात करना पसंद है। मैं झिझकता नहीं हूँ, कुछ नए लोग भी हों तो भी संवाद करने की शुरुआत मैं करने में बिल्कुल प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल। मतलब मुझसे कोई कहीं बैठा हो तो मैं चुप नहीं रह पाता हूँ ये। हाँ। और आप जिस चीज़ की मेरी तारीफ कर रहे हैं, अगर आप कभी मेरे करीबी दोस्तों से, मेरे परिवार से पूछे तो बोलेंगे यार ये अभी चुप नहीं होता है, इसको बात ज़्यादा करनी है, इसको नहीं कहना चाहिए। तो जिन बातों पर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, अगर मेरे बिल्कुल घर में परिवार में आएंगे तो उन्हीं बातों पर मेरी टांग खिंचाई होती है, उन्हीं बातों पे कहा जाता है यार इतना नहीं बोलना था, इस तरीके का। तो जिस आत्मविश्वास की आप बात करें, मुझे लगता है कि लगातार अभ्यास, और ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि मेरा यह, अगर आपको जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो मैं कोई दूसरा काम करूंगा तो उसमें इतने ही कॉन्फिडेंस से मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरी अभ्यास भी कम है और संभवतः मेरी रुचि भी थोड़ी बहुत कम हो, और उस पर मेरे स्किल्स भी उस तरीके से पॉलिश नहीं हो पाए हों। तो आत्मविश्वास भी सब्जेक्टिव है, हर फील्ड में हर एक जगह नहीं दिख पाएगा। जिस फील्ड के आप थोड़े से, जिसको आपने पढ़ना सीखना या उस पर रुचि रखना आपने चालू किया, ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो आपके भीतर इनबिल्ट होने लग जाता है। रहता है। भैया, जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने एक इंजीनियर के रूप में, हमने आप जानते हैं कि आप एक आपने इंजीनियरिंग किया है, और इंजीनियर का वो बच्चा कैसे वो जाना कि मुझे पब्लिक रिलेशन एजेंसी बनानी है और कलम जैसी संस्था बनानी है, या फिर कॉरपोरेट और गवर्नेंस के फील्ड में जो लोग काम करें उनके साथ काम करना है, कैसे उसने अपनी अपने आप को जाना? प्रवीण भाई देखो क्या है, हम लोग सब एक तो पहला मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जी। दूसरा, मेरी पूरी मतलब शुरुआती शिक्षा भी, पढ़ाई लिखाई भी, और 10वीं कक्षा तक मैं आरंग में रहा, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई हुई, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। तो हम लोग एक इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें हमारे सपने या क्या बनना है करियर में, जी। वो लगभग डॉक्टर, इंजीनियर और या तो आईएएस आईपीएस के सपनों के आसपास हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये बात अलग है कि उसके लिए हम कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, कितनी सुविधाएं हमारे आसपास है, कितनी फैसिलिटीज हैं, इन पर हमेशा सवाल रहता है। पर एक आम तौर पर, आप ये भारतीय मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं, मानसिकता होती। कि तो बहुत, जब अगर आप उस गौरव के से पूछें जो 8वीं कक्षा में था या 10वीं कक्षा में था कि भाई एक दिन अपन करेंगे, इंजीनियरिंग भी कर लेंगे, इवन 10वीं तक में भी 10वीं के गौरव से आप पूछते तो इंजीनियरिंग को लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं थी, वो डाउटफुल था। वो हम्म। ब्रांचेस क्या होंगी, ब्रांचेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, इन सब पर भी बहुत ज़्यादा आइडिया हमारे पास नहीं था, काफ़ी एक्सपोजर कम था। लेकिन मैं 11वीं 12वीं में रायपुर आया, तो रायपुर आने के बाद में कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, फिर नए सर्कल बने यहाँ पर, तो थोड़ा मेरा आरंग के मुकाबले रायपुर में ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर हो पाया मेरा। लेकिन जो आप बात पूछ रहे हैं कि तो फिर ये हो गया, फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, पीईटी वगैरह था हमारे टाइम में, रैंक ठीक ठाक आ गए, तो मैं इंजीनियरिंग में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग पूरी हो गई। तो वही था कि फिर भाई कैंपस प्लेसमेंट होगा, कोई ना कोई नौकरी लगेगी, उस नौकरी में जाना है और काम करना है। हम लोग जब 2008 में पास आउट हुए, उसी साल रिसेशन आया था, आपको वो याद होगा। बिल्कुल, सामान्य ज्ञान के वाले मामले में लीमन ब्रदर्स करके एक बहुत बड़ी बैंकिंग फर्म थी, वो पूरी तरीके से डूब जाती है, कोलैप्स होती है अमेरिका में, और उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है, अर्थव्यवस्था में। तो हमारे जो कैंपस प्लेसमेंट तो हो गए थे, इससे इस बात की संतुष्टि थी कि भाई नौकरी लग गई है, हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे और कहीं तो हमारे को तनख्वाह मिल जाएगी और हम चले जाएंगे। यानी जो मम्मी पापा ने पैसा खर्चे किए हैं इंजीनियरिंग में, उसको वसूलने के लायक तो नौकरी लग गई। लेकिन संयोग बोलिए, दुर्योग बोलिए, जो भी बोलिए, हर किसी का कोई ना कोई रास्ता बनता है। बिल्कुल। 2008 जिस साल हम पास हुए, उसी साल रिसेशन आया और हमारी सबकी ज्वाइनिंग जो है वो लेट हो गई, हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। तो इंजीनियरिंग पास करने के बाद और अपनी ज्वाइनिंग का वेट करने के बाद कुछ समय बीच में मिल रहा था। तो मेरे माता पिता जी स्कूल चलाते हैं, आज 20-22 साल हो गया उन लोगों को, गांव में स्कूल चलाते हैं, उसी आरंग में है। थोड़े रूरल बच्चों के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए वो अपनी शिक्षा से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 दशक से ज़्यादा वक्त हो गया। तो मुझे भी मौका मिला कि मैं उनके साथ मिल करके कुछ काम कर सकूं, क्योंकि समय था, खाली है और कुछ है नहीं। और फिर आमतौर पर देखिए, इंजीनियरिंग के बाद भी ना इसी तरीके के रास्ते खुलते हैं, कोई कैट की तैयारी करने लग जाएगा, एमबीए करना है, कोई गेट की तैयारी करने लगेगा, एमटेक करने के बारे में प्लान करेगा। मुझे इंजीनियरिंग की किताबों से भरपूर मेरा मन हो चुका था कि मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर ली है, अब और ज़्यादा गेट तो नहीं, बट हाँ एमबीए को लेकर के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ज़रूर था।
तो ये लगा कि उस एग्ज़ाम की तैयारी के बीच में कुछ वक्त अपने माँ बाप के साथ, मम्मी पापा के साथ बिताता हूँ और वहाँ पर स्कूल में भी थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होता हूँ। तो इन सब से जब वहाँ काम करने लगे तो थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप पे, मैनेजमेंट पे, ट्रबल्स जो होते हैं उसके सॉल्यूशन कैसे होगा, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे होता है, इन सब टाइप की चीज़ों पे जुगाड़ लगाना। क्योंकि वहाँ उन उस स्कूल में आज भी वो परेशानी होती है कि आर्थिक रूप से काफ़ी जो सशक्त बैकग्राउंड नहीं है वैसे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। तो फ़ी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, फ़ी नहीं होती तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसमें हम लोगों के पास भी स्कूल मैनेजमेंट के पास बहुत सारे कॉस्ट कटिंग के मतलब तरीके से अपनाना पड़ता है कि कैसे जुगाड़ से सब मैनेज हो जाए। तो मेरी पहली एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा तो वहाँ से हुई, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कुछ अपना खुद का करना है। नौकरी कर लेंगे, देख लेंगे, कुछ सीख लेंगे, कुछ तो करेंगे। और वो जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि इंजीनियर तो बन गए लेकिन आईएएस और ये कुछ आईपीएस वाली जो बात थी वो दिमाग में है, तैयारी चालू नहीं हुई है। किसी आईपीएस को देख के बड़ा अच्छा लगता था देखकर। सरफरोश फिल्म में आमिर खान को देखने के बाद में ऐसा लगता है अरे यार ये है, ये पावर होता है, तो ऐसा बनना चाहिए टाइप की। तो ये बातें लगती थी लेकिन तैयारियां वैसे कुछ चालू नहीं हुई कि इंस्पिरेशन बस था। कुल मिला के कट शॉट ये होता है कि धीरे 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 एक एक करके आगे बढ़ते गए, कहीं नौकरी करते रहे, फिर कुछ लोग संपर्क में आए, उनसे मिलने के बाद किसी बात से हम प्रभावित हुए। और ये कहानी अगर मैं बताऊंगा तो ये पूरा आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। धीरे 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 डॉट्स जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं। बहुत तयशुदा कोई कार्यक्रम नहीं था। इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ, बहुत से लोगों से मिलने से। जैसे आप प्रभावित होते हैं बहुत अच्छे लोगों से, वैसे मुझे भी सौभाग्य मिला, अच्छे अच्छे मेंटर्स मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। तो उनसे सीखते हुए मैंने अपने आप को मतलब कई बार होता है पॉलिश करना या ये भी सीखना, ये ललक जिज्ञासु प्रवृत्ति में हुआ। तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के बाद कुछ समय एजुकेशन सेक्टर में काम, उसके बाद में फिर मैं मीडिया में चला गया और मैं न्यूज़ एंकर हो गया। तो वहाँ से फिर मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट, पीआर, ये सब थोड़ा बहुत समझने का मौका मिला। उसके बाद मेरे दोस्तों की एक बहुत अच्छी एजेंसी थी, उनके साथ में मतलब मैंने काम किया और उससे कुछ डिजिटल के क्षेत्र में कुछ जानने समझने का मौका मिला। और फिर 2017 में एक बार ऐसा मन में आया कि हम अपना कुछ काम शुरू करते हैं, और इसके लिए फिर संज्ञा पीआर के नाम से कंपनी आई। इस बीच में आपने जो कलम की बात की, कलम में साहित्य का भी रुचि है, तो किताबें पढ़ना लिखना ये सब थोड़ा सा स्कूल के बाद इंजीनियरिंग के दौरान में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ था। आमतौर पर हिंदी माध्यम बैकग्राउंड है पुराना, तो हिंदी की किताबें पहले मतलब इंटरेस्टिंग लगती है, पहले हाथ हिंदी की किताबों पर जाता है जी, और अंग्रेजी के मुकाबले। पर धीरे धीरे साहित्य में रुचि होने लग गई, तो प्रभा केतान फाउंडेशन है कोलकाता में, उनके साथ संयोग से एक मुलाकात हुई, उनसे परिचय हुआ। तो ये प्रोग्राम बेसिकली उनका है। हम छत्तीसगढ़ में जो हमारी अभिकल्प फाउंडेशन है जी, वो उनकी सहयोगी है, और ये मिल करके पिछले 10 सालों में लगभग आखर और कलम के रायपुर, बिलासपुर, ये सब मिला के लगभग 100 एपिसोड के आसपास हम लोगों ने वो ऑर्गेनाइज किया होगा, जिसमें बड़े बड़े साहित्यकार आए, उनको भी नज़दीक से जानने समझने का मौका मिला। मैं तो किताबों की दुनिया से और राब्ता बढ़ने लग गया। बिल्कुल, उसमें से एक मैं भी था। गायत्री इसमें एक प्रोग्राम देख के मैं भी आया था। हाँ, तो उसमें आप भी पधारे हुए थे, को इस तरीके से जर्नी रही। पहली मुखातिब वहीं से आपसे हुआ था मैं वहाँ पे। जी। गौरव भैया, संज्ञा ही नाम क्यों? आपकी पीआर एजेंसी का नाम संज्ञा ही क्यों रखा गया? देखिए, संज्ञा के बारे में जब सोचा गया कि एक हम पीआर एजेंसी करेंगे, तो पीआर एजेंसी के लिए मुझे ऐसा लगता था कि जबकि मैं मीडिया में एक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में था, तो मेरे अंदर एक दुविधा तो थी कि एक मीडिया हाउस की तरफ जाना चाहिए, या कोई पोर्टल हो सकता है, अपना कोई संपादकीय के तरीके से हो सकता है, जिस भी तरीके से कोई एक छोटी सी तैयारी हो लेकर। तो वो इंटरेस्ट था, और आज भी आप एक बार मीडिया में जाते हैं तो फिर मीडिया से आप बाहर नहीं आ पाते हैं, ये तय है ये बात। क्योंकि आप एक बार जर्नलिज्म की तरफ गए और आपकी अगर मानसिकता वैसी डेवलप हुई, तो धीरे धीरे आप हर चीज़ में थोड़ा जर्नलिस्टिक अप्रोच तो रखते हैं, देखने लग जाते हैं। तो आज भी है, आज भी मेरे भीतर का एक मतलब पत्रकारिता के जो कुछ पार्ट होते हैं वो जहन में ज़रूर रहते हैं जय जब। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक इंटरेस्ट ये भी है कि ये जो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड लोगों से मिलने, समझने, जुड़ने और उनके साथ एक कुछ एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तैयार करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। आमतौर पर पत्रकार अगर इस तरीके के काम करने लगे तो उसको फिर ऐसा देखा जाता है, अरे यार नहीं, तुम तो जर्नलिस्ट हो, तो मतलब तुम्हारा एक ऑरा है, तुम्हारा एक दायित्व है, और वो स्वाभाविक सही भी है, और आपको उसी तरीके से रहना है। आप ये अगर पीआर के सेक्टर में आओगे और ये सब करते रहोगे तो फिर ये गलत है।
या सही गलत या शुचिता के चेहरे से, नैतिकता मॉरल के तरीके से देखते हैं। मैं सही गलत दोनों नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात आती कि मैं एक तरफ पत्रकारिता की तरह से अपने आप को सामने ला रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं किसी के लिए कैंपेन, स्लोगन, टैगलाइन लिख रहा हूँ और मैं उसको छुपके छुपा के लिख रहा हूँ, अगर ऐसी कोई बात आती तो मेरी जिस समय उसमें जितनी बुद्धि थी, जो समझ था, तो मुझे लगा कि अगर ये काम एक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और पीआर एजेंसी का होता है तो क्यों ना वही खोला जाए, वही स्टार्ट किया जाए और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मालूम नहीं है क्या है और कुछ नहीं हो पाया तो सब बंद करके वापस भाई कुछ जो थोड़ी बहुत समझ है लिखने पढ़ने की, पत्रकारिता की कोई पार्ट है तो उसमें तो वापस आ ही जाएंगे अगर नहीं सफल हो पाए तो। लेकिन जब नाम की बात आई कि यार तुम नाम क्या रखेंगे, तो नाम में मेरे जहन में बहुत बार ये लगता था कि एक एक जो क्रिएटिव एजेंसी होती है उसका काम क्या है, उसका क्या दायित्व है। उसका दायित्व ये है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, उस प्रोडक्ट को लोगों तक उसकी स्टोरी टेलिंग करते हुए पहुंचना, ये काम है। तो जब उसकी ब्रांडिंग हम बात करते हैं, वो है उसकी आइडेंटिटी, वो है उसकी पहचान, अस्तित्व उसका। नहीं, अस्तित्व से अलग उसकी पहचान, अस्तित्व तो एग्जिस्टेंस उसका एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है तो किस तरीके से, उसका परसेप्शन क्या है, लोगों के बीच में उसकी, उसे लेकर के क्या उनके मन में एक परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन मैनेजमेंट का टास्क होता है एक बहुत अच्छी पॉजिटिव और सटीक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी तैयार करने से। तो जब कोई प्रोडक्ट आप कहीं पर लेके आते हो और उसकी एक ब्रांड क्रिएट करते हो तो उसकी पहचान है। हम सब के भीतर में जो सबसे बड़ी हमारी पहचान होती है वो हमारे नाम से शुरू होती है। क्या बात, आप प्रवीण हैं, मैं गौरव हूँ। नाम क्या है? तो नाम की तरफ आते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या तो ब्रांडिंग जो है वो नाम है, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर नाम क्रिएट कर रहे हैं, ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं हम, तो क्यों ना इसे संज्ञा, और ये साहित्यिक अभिरुचि की वजह से भी संज्ञा की तरफ इंक्लाइंड हुए। क्या बात, तो ऐसा कुछ सोचने की थी। मुझे आज भी नहीं पता है प्रवीण भाई कि ये सही सोच है कि गलत सोच है, ये क्या है, लेकिन सोच बस यही रहते और इसलिए हमने सोचा कि भाई संज्ञा से शुरू कर दें, संज्ञा पीआर नाम लिख दो, अकाउंट चालू करते। क्या बात है, बहुत ही उम्दा सोच थी और बहुत ही एकदम साहित्य और उससे बढ़िया निकाल करके आपने उसको सोच को बताया जी। एसी बनाया, वो भी एक जुगाड़ है। हाँ, तो गौरव भैया, इंजीनियरिंग करते हुए और मीडिया में रहते हुए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? दोनों अलग अलग जगह की सीख थी। देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो बहुत सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए। इंजीनियरिंग करना भी है, देख भी लेते हैं, डर भी था बहुत सारा। हम लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो जब इंग्लिश में आते हैं और इंजीनियरिंग में आते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी। एक आध बार तो ऐसा भी मौका अवसर आया जब मुझे ये लगने लगा कि नहीं हो पाएगा ये 4 साल का नहीं, क्योंकि उस समय मेरे गांव आरंग में मेरे बहुत सारे जो कजिन्स थे या मेरे दोस्त वगैरह थे, वो लोग कॉमर्स वगैरह ले लिए थे और जितना हमारे को सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रेशर रहते थे, क्लास टेस्ट के, असाइनमेंट्स के, उतना उनको नहीं होता था। वो बहुत आराम से घूम रहे होते थे। तो शुरू के 3 साल, मतलब पहले साल में तो और ज़्यादा, लेकिन ये जो 2-3 साल जो गुजरे उसमें मुझे उनको देख के काफ़ी जलन होती थी कि यार ये अच्छा मौका हमको क्यों नहीं मिल रहा है यार, अपने गांव में रहेंगे, घर में रहेंगे। तो इंजीनियरिंग के दौरान जब मुझे लगने लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा कभी, और ये फैक्ट है, इसको कोई बनावटीपन में मैं नहीं बता रहा हूँ, तो जब ये लगा कि अपन नहीं कर पाएंगे, उस बीच में मेरे कुछ और भी दोस्त थे जो और ज़्यादा रिमोट लोकेशन से आते थे। मैं तो, आरंग जो है वो कस्बा है, हाँ, मैं वहाँ से आता था। वो लोग और ज़्यादा ग्रामीण परिवेश से आते थे। आर्थिक रूप से उनका परिवार और ज़्यादा सक्षम नहीं था। लेकिन जब मैंने उनकी जीवटता देखी और उनको लगा कि यार नहीं हो सकता है, और पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं होगा, और क्या बात है, अंग्रेजी से अगर डरना क्या, वो तो एक संवाद का है और उसमें वही अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली मेरी जो सीख थी वो उन दोस्तों से है। मैं, ऐसे कई लोग हैं, मेरे सीनियर्स में भी थे, मेरे बैचमेट में भी थे, उन लोगों से मैंने सीखा। दूसरी बात ये थी कि जिस आप संवाद के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मेरी पॉलिश ज़्यादा तौर पर मेरे इंजीनियरिंग के दौरान ही हुई है। मैंने इंजीनियरिंग के बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के बीच में, ऑडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उनके बीच में कुछ एक्ट कर देना या कुछ अपनी पोइट्री कर देना, इन सब से थोड़ी बहुत अपनी समझ में आई।
और दूसरा जो इंजीनियरिंग की सीख थी मेरी बहुत ज़्यादा, वो थी जुगाड़। इंजीनियरिंग का मतलब ही जुगाड़ है। यस, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट जुगाड़। अच्छा। आपको आपको गर्मी लग रही है, यहाँ बैठे हैं, और हमारे को अब पंखा चाहिए, तो या तो एक तरीका था कि पहले ही वो भी इंजीनियरिंग थी जिसमें हम किसी पत्ते को पकड़ के हाथ से करते, फिर उसके नीचे भाई छोटा सा हैंडल बना दिया और आप गोल गोल घुमाते हो, मैनुअल है, इसमें भी इंजीनियरिंग का पार्ट आया है। हाँ। लेकिन जब आप ये तय करते हो कि नहीं, एक बटन दबाएंगे और उससे पंखा चालू हो जाएगा, पंखा घूमेगा, ये जुगाड़ ही है। आपको अंदर में ठंडी हवा चाहिए तो आपने जुगाड़ किया, लेकिन अब पंखे से काम नहीं हो रहा है, आपको और कुछ ठंडे का जुगाड़ करना है, और बाहर तो तपिश है, धूप है, तो आपने जो ये असंतुष्ट गौरव कहाँ तक सोच रहा है, मतलब को तो वो जो संगत का असर है आपके व्यक्तित्व को कैसे निखार लाता है?